नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नज़र, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। नेशनल हेराल्ड मामले पर भाजपा ने कांग्रेस को सुनाई खरी खरी। कहा, कांग्रेस के आचरण में ही भ्रष्टाचार, धरना प्रदर्शन से दबाव में नहीं आएगी ईडी। अपने नेताओं पर ईडी के एक्शन से भड़के कांग्रेसी देश भर में कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा से आज भी पूछताछ जारी। वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई। कांग्रेस कानून को बताया गया राजनीति से प्रेरित। किरण रिजिजू का दावा, मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए है कानून। पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून के खिलाफ मुफ्तियों और मौलवियों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात। भाजपा ने पूछा, हिंदुओं के पलायन पर चुप क्यों है ममता। पेरू के लीमा में चल रहे आईएसएसएफ विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों ने दिखाया दम। सुरुचि सिंह ने मनु भाकर को पछाड़ 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता स्वर्ण। वहीं पुरुषों में सौरभ चौधरी को कांस्य। और अब लेते हैं विस्तार से समाचार। एक तरफ राजधानी दिल्ली में तापमान रोज चढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ सियासी पारा भी 7वें आसमान पर जा रहा है। गांधी परिवार इस समय मुश्किलों में है। नेशनल हेराल्ड का जिन फिर बाहर आ गया है। वहीं जमीन घोटाले में गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी ईडी के शिकंजे में आते दिख रहे हैं। इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में हल्ला बोला हुआ है। अपने नेताओं को कानूनी शिकंजे में आते देख कांग्रेसी बौखला गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से ये तस्वीरें आई हैं जहां प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में कल ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया और चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी, जिस पर सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। लेकिन बात करें रॉबर्ट वाड्रा की, तो आज फिर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है ताकि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से पर्दा उठ सके। कल ईडी ने उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की थी। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग कर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इसी केस की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी, तब कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा। कांग्रेस इसे बदले की राजनीति और धमकी के तौर पर देख रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन के नाम पर राज्य प्रायोजित अपराध है। करीब 2000 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े इस मामले में गांधी परिवार सवालों के घेरे में है। इस मामले में ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। तो देश भर में जो है इस मामले पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और भाजपा ने आज फिर कांग्रेस पर हमला बोला। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की पहली चार्जशीट पर कांग्रेस के प्रदर्शन के ऐलान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को धरना देने का पूरा अधिकार है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का नहीं है। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी का शिकंजा। 25 अप्रैल को चार्जशीट पर संज्ञान लेगा कोर्ट, होगी सुप्रीम सुनवाई। और लगातार जो है इस मामले में फंसते दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की पहली चार्जशीट। तो ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। चार्जशीट में सोनिया और राहुल गांधी का
नाम है और अपने आप में ये एक बहुत बड़ी खबर है, बड़ी गंभीरता भी है इसमें। और ईडी की चार्जशीट में सैम पित्रोदा का नाम भी और कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। तो भाजपा ने फिर कांग्रेस पर हमला बोला। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की पहली चार्जशीट पर कांग्रेस के प्रदर्शन के ऐलान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को धरना देने का पूरा अधिकार है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है, देश भर में धरना देने की बात कर रही है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। On behalf of the BJP, I wish to clarify at the very outset that though Congress party surely has got the power to and the right to offer dharnas, but it does not extend to misappropriating public property given by the government to National Herald. भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने गांधी परिवार और रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार पर कहा कि गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से देश को सीखना चाहिए। कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना, और दूसरे एक सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। भाजपा ने कांग्रेस के द्वारा धरना दिए जाने के मुद्दे पर सवाल उठाया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी बेल पर हैं और मोदी सरकार कानून को काम करने देगी और कानून अपना काम करेगा। सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं। इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। कानून अपना काम कर रहा है। द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? फिर ये धरना, वेंडेटा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। उधर ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। वो कुछ देर पहले ईडी के दफ्तर पहुंचे। कल भी ईडी ने हरियाणा के जमीन सौदे के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की थी, जहां उनसे करीब 6 घंटे पूछताछ हुई। उनका बयान धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत दर्ज किया गया। तो रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी जो है, और इसमें 2008 में गुड़गांव के शिकोपुर में 3.5 एकड़ ज़मीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। वहीं ज़मीन 58 करोड़ रुपए में DLF को बेची गई। तो अपने आप में काफ़ी गंभीर जो ये मामला बन जाता है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त और ज़्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, कल भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई, आज फिर से ईडी के दफ्तर में पहुंच गए हैं। क्या कुछ जानकारी इस बारे में मिल रही है और किस तरह से ईडी का शिकंजा अब लगातार जो है कसता जा रहा है? देखिए, हम जानते हैं कि 2 मामले बहुत चर्चा में हैं। पहला तो ईडी ने जो चार्जशीट कल दाखिल की और उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है। जिस तरह से एसोसिएट जर्नल को यंग इंडिया ने लिया, कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दिया था और फिर 50 लाख में वो माफ़ कर दिया गया, और किस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो हिस्सेदारी है उससे संपत्ति जो एसोसिएट जर्नल की थी दिल्ली में और मुंबई में और देश भर में तमाम जगहों पर, वो एक तरह से उनके मालिकाना हक में आ गई। तो अब जब ईडी की इस पे जांच चल रही है, हम जानते हैं कि पिछले 4 वर्षों से जब मामला सुर्खियों में आया, तब
कांग्रेस की तरफ से तमाम बातें कही गई, लेकिन कानूनी कार्रवाई में आगे बढ़ते हुए ये राहत पाने की कोशिश की गई थी कोर्ट के द्वारा, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को क्वेश करने से इनकार कर दिया था, यानी जो दलील थी उसे खारिज कर दिया था कि इस केस को रद्द किया जाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब ईडी ने चार्जशीट फाइल की है, फिर आप धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। देश भर में हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि एक जो एसोसिएट जनरल था, जो देश में एक अखबार चलाने के लिए संस्था बनाई गई थी, जिसमें आज़ादी दिलाने के लिए या फिर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, वो कैसे एक परिवार की जागीर बन गया और कैसे एक राजनीतिक दल ने 90 करोड़ का चंदा एक संस्था को दे दिया और उसके बाद 50 लाख में वो माफ़ हो गया। तो ये तथ्य हैं जिनके आधार पर हम जानते हैं कि ईडी आगे बढ़ रहा है। चार्जशीट कल उसमें सामने आई है। दूसरी बात, गांधी परिवार एक और मामले को लेकर चर्चा में है। प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। तो वो जमीन घोटाले का मामला आपने बताया भी कि 3 करोड़ की जमीन किस तरह से 58 करोड़ में बेची गई डीएलएफ को। तो अब बीजेपी ये सवाल पूछ रही कि आप इस पर कानूनी लड़ाई लड़िए, लेकिन आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है। तो ये इसमें सच्चाई कहाँ है? आप क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? आप पूछना चाह रहे हैं कुछ रमा? बिल्कुल शैलेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा की आपने बात की है, कई गंभीर आरोप है उनकी विशेषकर अगर हम कंपनी पर बात करते हैं, कई बड़े नाम और भी शामिल हैं, और यही जो आरोप हैं ये कितने गंभीर हैं, किस तरह से इनमें पूछताछ हो रही है और क्या कुछ और निकल कर आने की संभावना है? ये देखिए, हम जानते हैं कि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी, यानी जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तब का ये मामला है और आरोप ये लगे थे कि कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त भूपेंद्र हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी है, उन्होंने किसानों से ज़मीन खरीदी और उसका लैंड यूज बदलकर उसे डीएलएफ को बड़े दामों में भेज दिया। एक मामला है जो जिसमें उनसे पूछताछ हो रही है, इसमें 3 करोड़ की ज़मीन खरीदी गई और 58 करोड़ की उसे लैंड यूज बदलकर डीएलएफ को बेच दी गई। तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है। हम जानते हैं कि ज़मीन विवाद से लेकर पहले भी देखें तो रॉबर्ट वाड्रा पर सवाल उठते रहे हैं, उनकी कंपनी पर सवाल उठते रहे हैं और ये आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस की अगुवाई वाली जो सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा की मुख्यमंत्री की अगुवाई में, उसने तमाम ज़मीन मामलों में दरअसल फायदा पहुंचाने की कोशिश की थी रॉबर्ट वाड्रा को, उनकी कंपनी को, और उसको लेकर बहुत सारे विवाद भी हुए थे, कई आरोप लगे थे। तो अब ये मामला ये है कि इसमें कई तरह के जो इसमें सत्ता का दुरुपयोग हुआ, जिस तरह से इसमें कानून की धज्जियां उड़ाई गई, यही सामने आएगा। आप नजर बनाए रखिए शैलेंद्र। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मीडिया प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर जी, नमन। आपने दिया भारत का संविधान। देश अब 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाता है। हमने आपके विचारों और विजन पर चलकर समावेशी भारत बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर भी बनाया है। आपको भव्य श्रद्धांजलि देना हमारा कर्तव्य था। हमने आपके जीवन पर आधारित पंच तीर्थ का निर्माण किया है। ये बाबा साहब की सत्य निष्ठा, जिसकी वजह से वो भारतीयों के हृदय में आज निवास करते हैं। आइए बाबा साहेब की 135वीं जन्म जयंती पर विकसित भारत बनाने का संकल्प और मजबूत करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की वक्फ कानून के खिलाफ। मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर उपखंड के धुलियान कस्बे से आज सुबह की तस्वीरें आई हैं, जहां 11 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। तो हिंसा के बाद सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती कर दी गई है और फिलहाल वहां पर स्थिति नियंत्रण में दिखाई दे रही है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के इमामों, मौजिनों और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने संसद में भी वक्फ बिल पर कड़ा ऐतराज जताया था। बिल पास होने के बाद ममता ने कहा था कि वे इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे केंद्र की नीति के खिलाफ खड़ी रहेंगी। ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे राज्य सरकार पर भरोसा रखें। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हिंसक घटनाएं हो रही हैं और बड़ी संख्या में हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद हालात जो हैं नियंत्रण में तो हैं, लेकिन तनावपूर्ण बने हुए हैं। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शनिवार को पिता पुत्र समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। भाजपा ने इन लोगों की याद में आज शहीदी दिवस भाजपा मना रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शहीद दिवस मना रहे हैं और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए शहीद पिता पुत्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शुवेंदु अधिकारी ने राज्य की ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है और राज्य सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये दंगा करवा रही है। पूरा प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है। हिंदू जनता भावुक है, दुखित है। देख लीजिए किस तरीके से काट के खून किया। ये लोग घर में था, हिंदू होने के नाते बलिदान दिया। पूरा प्रदेश सड़क में है, हिंदू शहीद दिवस मना रहा है पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से। ये दंगा जो किया उनको फेलिसिएट करने के लिए, ये पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी एक खून के लिए ममता बनर्जी है। ममता शुड स्टेप डाउन, शी शुड गो टू जेल। हम लोग कावड़ हिंदू नहीं है, स्वामी विवेकानंद का हिंदू है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बंगाल की सीएम पर राज्य में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक राज्य की मुख्यमंत्री ये कैसे कह सकती हैं कि वो अपने राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं करेंगी, जबकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठी हैं। The chief minister is visibly inciting the violence. If chief minister herself is telling the people to protest, if chief minister is telling that she will not follow the act passed by the parliament, this amounts to inciting violence. Remember, law and order is a state subject. Now the chief minister who is in charge of the law and order incites violence. It is trouble for himself or herself. After all, she has to contain and maintain the law and order. हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रसन्नजीत, इस वक्त हम जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति वहां पर है और ममता बनर्जी पर जो आरोप हैं उनकी जो तीव्रता है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इस्तीफे की मांग भी हो रही है। नहीं, देखिए, एक बात मेरा समझ में नहीं आया कि चीफ मिनिस्टर ने नाम करके पूरे आरोप लगाया देश की होम मिनिस्टर अमित शाह जी के ऊपर। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अमित शाह जी के ऊपर उन्होंने ये आरोप लगाया कि सारे एजेंसियों को इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश से अमित शाह जी ने लोगों को लाया मुर्शिदाबाद में ये उपद्रव करने के लिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री को अपील की है कि अमित शाह जी को कंट्रोल करिए। मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि ये इमामों को शांति कायम रखने के लिए जो संबोधन करने वाली थी उसमें इस तरह की बयान ममता बनर्जी का देने का मतलब क्या है? क्या वो देश की जो होम मिनिस्टर है उनसे डरी हुई है? क्या उन्होंने ये चाल चाली है कि इस तरह से देश की प्रधानमंत्री और देश की होम मिनिस्टर के बीच दरारें डाला जाए?
क्या उनका ये सोच है कि उनकी भाषण से भाजपा की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से अमित शाह जी को कटघरे पर खड़ा किया जाएगा? उनको बोलना था कि आपकी लोगों ने जो उपद्रव करके हिंदुओं को विस्थापित कर दिया, ये आप देखिए, शांति कायम रखिए। इसकी जगह पे उन्होंने ऐसे आरोप लगाया कि सारे की सारी एजेंसीज को इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश से लोग लाकर देश की होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, ये रिकॉर्डेड वर्जन है ममता बनर्जी का, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये रिकॉर्डेड वर्जन है ममता बनर्जी का, जो थोड़ी देर पहले नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमामों को संबोधन कर रही थी। मेरा समझ के बाहर है, मेरा पत्रकारिता के बाहर है कि ये क्या करना चाहती है ममता बनर्जी और किस तरह से स्थिति को किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है ममता बनर्जी, ये मेरा समझ के बाहर है। जी रमा। बिल्कुल प्रसन्नजीत, यही आपसे समझना चाहेंगे। ममता बनर्जी जिस तरह के स्टेटमेंट दे रही हैं, मुस्लिम समुदाय से बात करती हैं वो अलग बात है, लेकिन हिंदुओं के पलायन पर वो कुछ नहीं बोलती हैं। इसके साथ ही वो खड़ी होकर कहती हैं कि वो जो देश का कानून है उसको राज्य में लागू नहीं होने देंगी। तो ये अपने आप में जो उनकी पूरी कार्यप्रणाली है उसको दिखाता है और उसमें कई तरह के सवाल भी खड़े करता है, कई तरह के संदेह भी पैदा करता है। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के नाम पर, सामने मुस्लिम बैठे हुए हैं, उनको बोला कि आप लोगों ने तो इन दोनों को भी वोट दिए थे, क्यों दिए थे आप देखिए। तो मतलब ये भड़काऊ, इस तरह की भड़काऊ अगर हम आप देते हैं, इस तरह की बातें, मैं कोट अनकोट बता रहा हूं, इस तरह की बातें अगर हम आप कहते हैं तो अब तक हम जेल में चले जाएंगे। तो ये चंद्रबाबू नायडू का राज बने, सब लोग दुनिया में पूरे भारत भ्रमण करके पूरे देश में जितने सारे लोग हैं सबको खींच कर लाके बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी उपद्रव हुआ है उस सब का जिम्मेदारी उन्होंने ये सब लोगों के ऊपर डाल दिया है। ममता बनर्जी का कोई दोष नहीं है, उनकी तुष्टीकरण मुसलमानों के लिए इसका कोई दोष नहीं है। जो लोग अपने घर छोड़ के अभी मालदा में शरण लेके, उनके लिए कोई एक शब्द नहीं है। तो अब इसके बाद अब देखिए, सीपीआईएम की नेता मोहम्मद सेलिम, जिसकी बुलवाए जाने पर 2% भी लोग वोट नहीं देते हैं, वो मोहम्मद सेलिम को उन्होंने मुर्शिदाबाद बिना किसी अड़चन डाले हुए जाने दिया। लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी प्रदेश की लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो मुर्शिदाबाद जाना चाहते हैं, उनके लिए परमिशन नहीं है, उनको फिर दरवाजा खटखटाना पड़ा। आज शाम को 4 साढ़े 4 बजे इसके लिए सुनवाई है। तो ये जो एक परिस्थिति ममता बनर्जी पूरे बंगाल में पैदा करने की कोशिश में है, एक तरफ देश की प्रधानमंत्री की तरफ उंगली उठाना कि उन्होंने अपने होम मिनिस्टर को रोक नहीं पा रहा है, कंट्रोल, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है, कंट्रोल करिए, मतलब इस तरह की आरोप लगाना, ये इसका पीछे क्या मंशा है ममता बनर्जी का, क्यों ना उनका इस्तीफा मांगा जाए। मेरे ख्याल से इस सवाल पूरे देश में उठना चाहिए। जी बिल्कुल प्रसन्नजीत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार तुष्टीकरण की राजनीति वहां पर देखने को मिल रही है, जिस तरह से लगातार वहां की घटनाएं आ रही हैं और सवाल उठ रहे हैं ममता बनर्जी पर, एक सवाल ये भी उठता है कि केंद्र सरकार को वो कटघरे में खड़ा करना चाहती हैं, तो ऐसे में किस तरह का वो आई वॉश करना चाहती हैं? आखिर ममता बनर्जी को डर किस बात का है? चाहती क्या है? आपने ये सवाल पूछा ना मुझसे, चाहती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्या चाहती है? देखिए, तुष्टीकरण करते 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 ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं ममता बनर्जी। अब किसी दिन अगर खुद उन्होंने पूरे खुले आम किसी जगह पे कुछ भी करने लगे तो कोई आश्चर्य होने का कोई, उनको जैसे भी हो 30-32% वोट चाहिए। उसके लिए अगर उनको प्रधानमंत्री को गाली देना है, देश को गाली देना है, होम मिनिस्टर को गाली देना है, दूसरे प्रदेश की चीफ मिनिस्टर को गाली देना है, किसी को भी गाली देने के लिए वो तैयार है। लेकिन उनको मतलब 30 से 32% जो वोट है, हो सकता है अभी 33% हो गया है, वो चाहिए, जैसे भी वो चाहिए। उसके लिए जो कुछ भी करना है, पूरे देश को दांव पे लगाना है, पूरे हिंदू लोगों को बंगाल में दांव पे लगाना है, पूरे पश्चिम बंगाल को दांव पे लगाना है, कुछ भी करने के लिए तैयार है ममता बनर्जी। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कुछ भी करने के लिए तैयार है ममता बनर्जी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वोट बैंक की इस राजनीति में और तुष्टीकरण की नीति तक किस तरह से पश्चिम बंगाल लगातार झुलस रहा है। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। वक्फ कानून में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई सभी याचिकाओं पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। आज कोर्ट ने 10 याचिकाओं को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि अदालत उनकी बातों पर जल्द गौर करे क्योंकि यह कानून राजनीति से प्रेरित है, जिसमें AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आप नेता अमानतुल्लाह खान, जमीयत उलेमाए हिंद अध्यक्ष अरशद मदनी, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स समस्त केरल, जमीयतुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैयब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुर रहीम, RJD सांसद मनोज झा की इसमें याचिका है और 10 याचिकाओं पर सुनवाई है। आज समस्त केरल जमीयतुल उलेमा भी इसमें शामिल हैं, तो 10 याचिकाएं हैं जिन पर आज सुनवाई होगी और इनमें जो नाम आ रहे हैं उसमें अंजुम कादरी का नाम आ रहा है और इसके साथ ही तैयब खान सलमानी हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। जो ये 10 याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई होनी है और उसके साथ ही मोहम्मद शफ़ी, इनका नाम भी शामिल है। 10 याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी और इन याचिकाओं में जो तमाम नाम हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मोहम्मद फजलुर रहीम इसमें शामिल हैं। 10 याचिकाएँ हैं और इसमें उनकी भी याचिका है और साथ ही RJD सांसद की भी याचिका। 70 से ज़्यादा याचिकाएं इसमें दायर हुई हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो भी इसमें शामिल है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद हैं। 70 से ज़्यादा याचिकाएं इसमें दाखिल हुई हैं जिसमें वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी इसमें शामिल हैं। ज़्यादातर याचिकाएं कानून के विरोध में हैं, हालांकि कुछ याचिकाओं में कानून का समर्थन भी किया गया है। द्रमुक सांसद A राजा भी इसमें शामिल हैं। 2 याचिकाएं ऐसी हैं जिनमें वक्फ के मूल कानून वक्फ एक्ट 1995 को ही चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई है। 70 याचिकाएं हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका भी है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी और इन 70 याचिकाओं में YSR कांग्रेस पार्टी और तमाम जो हैं याचिकाएं इसमें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक तरफा सुनवाई ना करने की भी अपील इसमें की गई है और आदेश पारित करने से पहले कोर्ट केंद्र का पक्ष भी सुने, ऐसा भी इन याचिकाओं में कहा गया है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम और उत्तराखंड जो है वहाँ से भी याचिकाएं हैं और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारों की भी इसमें याचिका है। कोर्ट में कैविएट याचिका भी दायर की गई है। याचिका में केंद्र ने कोर्ट से अपील की है कि वो इस मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले केंद्र की बात सुने और एक तरफा सुनवाई इसमें ना हो। आदेश पारित करने से पहले कोर्ट केंद्र का पक्ष भी सुने, ऐसा कहा गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि अदालत को बिना सुनवाई के कोई एक तरफा आदेश पारित नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार ने कैविएट याचिका में स्पष्ट किया है कि उसे इस महत्वपूर्ण मामले में अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए ताकि अदालत द्वारा कोई भी फैसला एक तरफा ना हो सके और निर्णय पारित करते समय केंद्र की दलील भी शामिल हो सके। 7 राज्यों की सरकारों राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल कर वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया है। संसद के दोनों सदनों से बजट सत्र में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल चुकी है। इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम 1995 का नाम भी बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अधिनियम 1995 हो गया है। और आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई होगी, लेकिन केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि संशोधित कानून मुसलमानों के हक में है। मोदी कैबिनेट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने भी कोच्चि में मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा कि वे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का वोट बैंक ना बने, क्योंकि वोट बैंक बनने के बाद उनके हितों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। रिजिजू ने नए वक्फ कानून के फायदे गिनाए और कहा कि किसी को भी ज़बरदस्ती और एक तरफा तरीके से किसी की ज़मीन छीनने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले की सरकारों के द्वारा की गई गलतियों को सुधारने के लिए ये कानून बनाया गया है। In India we have Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Parsis, Jains. We must have laws which treats equal. We must have provisions which should take care of everybody. But unfortunately in our country, there was one law, the Waqf bill, which we have changed. This law, the Waqf Act, which was in existence in India,
had given uncontrolled, unprecedented power to the Waqf board to declare any land as Waqf property, we have finished that provision. From now onwards, nobody can claim any property and land as Waqf property. आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नासिक के काठे गली स्थित अवैध धार्मिक स्थल सात पीर बाबा दरगाह को हटा दिया गया है। नासिक महानगर पालिका ने पुलिस बंदोबस्त के साथ अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इससे पहले बीती रात विवादास्पद धार्मिक ढांचा हटाने को लेकर इलाके में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें करीब 21 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी घायल हो गए थे। दरअसल कोर्ट के आदेश के अनुसार अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया शुरू होते ही अचानक एक बड़ा समूह जमा हो गया और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। दंगाइयों को नियंत्रित और तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस दौरान भीड़ ने बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचाया और 3 पुलिस वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं नासिक में पुलिस बंदोबस्त कड़ा कर दिया गया है और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। इस घटना के सिलसिले में FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है। प्रशासन ने नागरिकों से अफवाहों से दूर रहने और शांति बनाए रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा मामले में आरोपी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की आज न्यायिक आयोग के समक्ष पेशी हो रही है। वो आयोग के दफ्तर पहुंच चुके हैं। इस मामले में न्यायिक आयोग जियाउर रहमान बर्क का बयान दर्ज कर रहा है। दरअसल बर्क पर संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप हैं। तो न्यायिक आयोग में आज बर्क की पेशी है और संभल में शाही जामा मस्जिद में हिंसा भड़काने का ये मामला है और इसी संबंध में सपा सांसद की न्यायिक आयोग में पेशी है और जियाउर रहमान बर्क का बयान दर्ज किया जा रहा है। तो यूपी संभल हिंसा का ये मामला है और इसमें ये महत्वपूर्ण पेशी है। और अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश लगातार तेजी से तरक्की कर रहा है। देश का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 5.5% बढ़ गया है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात शामिल हैं। देश में आम आदमी के लिहाज से अच्छी खबर ये भी सामने आई है कि महंगाई कम हो गई है। रेपो रेट कम होने से लोगों की EMI पहले से ही कम हो गई, जिसका सीधा फायदा आम लोगों को मिल रहा है और इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। मजबूत है और लगातार आ रहे आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। देश के निर्यात में आई मजबूती अर्थव्यवस्था की मजबूती का अहम संकेतक है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 820.93 अरब डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया है। इसमें सालाना आधार पर 5.5% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 773 अरब डॉलर पर था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में वस्तु निर्यात बढ़कर 437.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि गैर पेट्रोलियम निर्यात 6% बढ़कर 374.08 अरब डॉलर हो गया है। मार्च में वस्तुओं का निर्यात 0.7% बढ़कर 41.97 अरब डॉलर हो गया है। वहीं वस्तुओं का आयात 11.3% बढ़कर 63.51 अरब डॉलर हो गया है। मार्च में इससे पिछले महीने के मुकाबले निर्यात में 13.75% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब वैश्विक बाजारों में अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी के कारण अफरा तफरी मची हुई है। भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने 90 दिनों की अवधि के लिए टैरिफ वृद्धि को रोक दिया है। इस बीच भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों पक्षों ने फरवरी में इस बात पर सहमति जताई थी। दोनों देश इस मामले में इसी महीने से वर्चुअल चर्चा शुरू करेंगे, जबकि आमने सामने की बातचीत मई के मध्य में होगी। इस बीच भारत में खुदरा महंगाई दर
मार्च में करीब 6 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई है। खुदरा महंगाई दर मार्च में घटकर 3.34% हो गई है। अगस्त 2019 के बाद खुदरा महंगाई का यह सबसे निचला स्तर है। मार्च के दौरान खाद्य महंगाई दर कम होकर 2.69% हो गई। यह नवंबर 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है। यह गिरावट मुख्य रूप से सब्जियों, अंडों, दालों, मांस और मछली, अनाज और दूध की कीमतों में गिरावट के कारण है। वहीं थोक महंगाई दर मार्च में 2.05% हो गई है, जो कि फरवरी में 2.38% पर थी। बीते हफ्ते आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महंगाई दर के अनुमान को 4.2% से घटाकर 4% कर दिया था। वहीं भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को तूफानी तेजी रही। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1578 अंक या 2.10% बढ़कर 76,334 और निफ्टी 500 अंक या 2.19% बढ़कर 23,328 पर था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं और आंकड़ों के माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस तरह से ये जो है एक नया बदलाव लगातार आ रहा है। अगर हम मार्च की बात करते हैं, भारत के कुल निर्यात में 2.65% की वार्षिक वृद्धि हुई है और इसी वार्षिक वृद्धि के साथ 73.61 बिलियन डॉलर जो है निर्यात बढ़ गया है। इसके साथ ही अगर हम तुलना करते हैं वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जो संचयी निर्यात है वो 5.50% बढ़ने का अनुमान भी अब इससे लगाया गया है, जिसमें माल और सेवाओं का निर्यात 820.93 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। इसके साथ ही अगर हम वित्त वर्ष 2023-24 की बात करते हैं तो इसमें संचयी निर्यात 778.13 बिलियन डॉलर था और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 29.12 बिलियन डॉलर था, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 में 32.47% बढ़ गया है और बढ़कर 38.58 बिलियन डॉलर हो गया है। और इसके साथ ही अगर हम कॉफ़ी की बात करते हैं तो कॉफ़ी निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 1.29 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया था और अब इसमें 2024-25 की बात करते हैं 40.37% का इसमें उछाल आया है और 1.81 बिलियन डॉलर ये बढ़ गया है। इसके साथ ही अगर हम चाय की बात करते हैं तो चाय का निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 0.83 बिलियन डॉलर था और इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में 11.84% बढ़कर 0.92 बिलियन डॉलर हो गया है। तो लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में तंबाकू का निर्यात 1.45 बिलियन डॉलर था और इसकी बात करते हैं अगर हम आगे की तो वित्त वर्ष 2024-25 में 36.53% बढ़कर 1.98 बिलियन डॉलर तक ये पहुंच गया है। इसके साथ ही अगर हम वित्त वर्ष 2023-24 में चावल के निर्यात की बात करते हैं तो ये 10.42 बिलियन डॉलर पे था, लेकिन अगर हम बात करते हैं 2024-25 की तो 19.73% ये बढ़ गया है और बढ़कर 12.47 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में संचयी गैर पेट्रोलियम निर्यात 374.08 बिलियन डॉलर था, लेकिन अगर हम बात करते हैं वित्त वर्ष 2023-24 की तो ये 352.92 बिलियन डॉलर की तुलना में 6.6% की इसमें जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है। इसके साथ ही मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 4.53 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया था, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 में 12.57% बढ़कर 5.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। तो तमाम क्षेत्रों में ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। कपड़ा निर्यात है वित्त वर्ष 2023-24 में 14.53 बिलियन डॉलर ये था, लेकिन अगर वित्त वर्ष 2024-25 की बात करते हैं तो 10.03% बढ़कर 15.99 बिलियन डॉलर पर ये पहुंच गया है। ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 27.85 बिलियन डॉलर था
और 2024-25 में 9.39% की इसमें बढ़ोतरी हुई है और 30.47 बिलियन डॉलर पर ये पहुंच गया है। फलों और सब्जियों की बात करें तो ये निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 3.66 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया था, लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 में ये 5.67% बढ़ गया है और बढ़कर 3.87 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही जो जैविक खाद्य निर्यात है वो भी बढ़ा है और उसके बारे में अगर हम आंकड़ों की दृष्टि से आपको समझाएं तो भारत के जैविक खाद्य निर्यात में 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2025 में 665.96 मिलियन डॉलर के ये पार हो गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2023-24 में ये आंकड़ा 494.80 मिलियन डॉलर था। अगर हम जैविक खाद्य वस्तुओं की निर्यात की बात करते हैं 2023-24 में तो 0.26 मिलियन टन ये जो दर्ज किया गया था 2024-25 में 41% बढ़ गया है, 0.37 मिलियन टन पर ये पहुंच गया है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि भारतीय जैविक खाद्य उत्पादों की जो वैश्विक मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और विश्व की बात करते हैं तो अमेरिका भारतीय जैविक निर्यात के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन गया है। यूरोपीय संघ, कनाडा और यूके भी महत्वपूर्ण बाजार हैं। जैविक चावल और बाजरा का निर्यात भी वित्त वर्ष 2024 में 86.66 मिलियन डॉलर पर था और वित्त वर्ष 2025 में 161.67 मिलियन डॉलर ये दर्ज किया गया। जैविक प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात 129.61 मिलियन डॉलर से बढ़कर 154.01 मिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। और साथ ही अगर औषधीय पौधों की हम बात करते हैं, उत्पादों की बात करते हैं तो 72.42 मिलियन डॉलर से बढ़कर ये 88.57 मिलियन डॉलर पर पहुंच गए हैं। जैविक चाय 34.11 मिलियन डॉलर से बढ़कर 45.13 मिलियन डॉलर पर पहुंच गई है। जैविक मसालों की बात करें तो 35.93 मिलियन डॉलर से बढ़कर ये 45.42 मिलियन डॉलर पर पहुंच गए हैं। जैविक तिलहन की बात करें 25.64 मिलियन डॉलर से बढ़कर 36.20 मिलियन डॉलर जो है उस पर ये आ गई है। तो भारत का जो लक्ष्य है वो भी बड़ा है, वो इनके उत्पाद के निर्यात में 1 बिलियन डॉलर को पार करना है। और इसके साथ ही अगर 2030 है उसका भी एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इसी पर बात करने के लिए। हमारे साथ अजय सहाय जुड़े हुए हैं, डीजी और सीईओ पीओ। और अजय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, ये जो आंकड़े हैं, ये जो निर्यात बढ़ा है, ये अपने आप में क्या कुछ दिखाता है, क्या कुछ इसकी वजह रही है और किस तरह से ये अर्थव्यवस्था में एक उछाल को भी दिखाता है, विस्तार को भी दिखाता है? देखिए, जैसे आपने अभी बताया है, हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है वो 2024-25 में 6% बढ़ा है। और इसको हमें इस कंटेक्स्ट में देखना चाहिए कि इतनी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है, हम 2 वॉर लाइक सिचुएशन डील किए हैं, रेड सी की क्राइसिस रही है, कमोडिटी प्राइसेस भी सॉफन रहे हैं। तो अगर हम उस कंटेक्स्ट में देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है भारतीय निर्यातकों द्वारा और गवर्नमेंट ने जो इकोसिस्टम प्रोवाइड किया है उसका भी इसमें असर दिख रहा है। अब हम जिस तरफ जा रहे हैं, हम काफ़ी चैलेंजिंग टारगेट्स को देख रहे हैं। ये हमें इनकरेज कर रहा है कि हम $2 ट्रिलियन 2030 तक के एक्सपोर्ट्स को पहुंचाएं, जो कि काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम श्योर है कि इस तरह के हम बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट्स के हैं उन्होंने अच्छा एक्सपोर्ट दिखाया है। हमारे जो सनराइज सेक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंजीनियरिंग है, फार्मास्यूटिकल है, उनका एक्सपोर्ट ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है। गवर्नमेंट ने जो PLI स्कीम लाई है उसका भी अब रिजल्ट दिख रहा है। अभी वो रिजल्ट शायद मोबाइल सेगमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, बट आने वाले दिनों में हमें नंबर ऑफ सेगमेंट इंक्लूडिंग API, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में उसका असर दिखेगा। हम लोग का ये भी व्यू है, जिस तरह के इस समय टैरिफ वॉर चल रहा है उसमें इंडिया को डेफिनेट बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ना खाली ट्रेड की है, अपॉर्चुनिटी इंडिया को इन्वेस्टमेंट लाने की भी है। तो हमें इस जो अपॉर्चुनिटी को एनकैश कराना पड़ेगा और हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो तेजी से बढ़ेगा डिस्पाइट इस तरह के चैलेंजेस जो हमें ग्लोबल इकोनॉमी में दिख रहे हैं।
बिल्कुल अजय जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जब ये एक्सपोर्ट इस तरह से बढ़ता है तो एक तो देश को तो फायदा होता ही है, जो इस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, तमाम संस्थाएं हैं और तमाम जो अलाइड सेक्टर्स हैं, उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन, उनके ऊपर कितना बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है? देखिए, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी मार्केट आपके पास आती है। रफली आप अगर देखिए इन टर्म्स ऑफ, अगर हम पॉपुलेशन देखें तो 6 टाइम्स की मार्केट है। इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी देखें तो वो बहुत बड़ा एक मार्केट आता है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है कि आपको डी रिस्क करने की अपॉर्चुनिटी है। जब आपकी ग्लोबल सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप डोमेस्टिक मार्केट कैटर करते हैं। जब ग्लोबल सिचुएशन डेवलप हो जाती है, हम एक्सपोर्ट मार्केट कैप्चर करते हैं। हमने ये भी देखा है कि इंडिया को जो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अपनी बहुत अच्छी डोमेस्टिक मार्केट है। जब रेड सी क्राइसिस आई, सेरेमिक सेक्टर को बहुत इफेक्ट हुआ, लेकिन सेरेमिक सेक्टर डोमेस्टिक मार्केट में इतना अच्छा कर रहा था, वो अपने को डिरिस्क कर रहा था। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और अगर हम कंट्री की प्रोग्रेस के लिए देखें तब भी हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना पड़ता है, बिकॉज हमारे पास इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में जो रेमिटेंसेज हैं, जो हमारे फॉरेन में जो नेशनल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, वो रेमिटेंस लाके इसको पूरा बराबर करते हैं। एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए फॉरेन एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो एक्सपोर्ट जो है वो परमानेंट फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। दो ऑफ कोर्स एफडीआई और एफआईआई के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज आते हैं। एफआईआई फॉरेन एक्सचेंज थोड़ा एक टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। और दूसरी भी एक्सपोर्ट अब एक तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तो जिस तरह हम नए सेक्टर्स में जा रहे हैं, जिस तरह हम ट्रेडिशनल सेक्टर्स में एक्सपेंड कर रहे हैं, जिस तरह के टैरिफ वॉर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि एक्सपोर्ट जो इंडियन इकोनॉमी में जो बेसिकली डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशनल रोल प्ले करेगा। तो हम आने वाले दिनों में हम ये चाहेंगे कि जब हम $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक्सपोर्ट जो है उसका शेयर भी इंडिया की जीडीपी में अराउंड 25% होना चाहिए। करंटली 18 to 19% है। बिल्कुल, एक बड़ा लक्ष्य भी रखा है और इसकी संभावना इसलिए भी पॉजिटिव हो जाती है क्योंकि जो भारतीय उत्पाद हैं, ये जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि उनकी मांग उनकी क्वालिटी के मुताबिक जो है विश्व भर में अब बढ़ रही है। अमेरिका जो है वो एक अच्छा डेस्टिनेशन है। इसके साथ जो अन्य कई देश हैं उनके साथ भी तमाम तरह की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है। इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से एक नया और बड़ा मार्केट अब भारतीय उत्पादों के लिए विश्व पटल पर बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। अमेरिका हमारा बहुत बड़ा एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। अगर अब इस साल भी आप देखिए तो हमारा एक्सपोर्ट जो है अमेरिका पे वो $77.5 बिलियन से बढ़ के $86.5 बिलियन हुआ है। हमारी ओवरऑल ग्रोथ एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 1%, पर अमेरिका से करीब 12% एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है। दूसरी चीज, हम डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं, हम दूसरे कंट्री को भी जा रहे हैं। और गवर्नमेंट को इसलिए हम बहुत सराहनीय मानते हैं कि उन्होंने जो प्रयास किया, जिससे हमारा नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, उसके भी बहुत पॉजिटिव प्रयास असर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप यूएई की बात कीजिए, ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए, तो इसी पीरियड में हमारा उनमें डबल डिजिट एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई है। अब गवर्नमेंट यूके के साथ एफटीए कर रही, ईयू के साथ हम मूव कर रहे हैं, ओमान के साथ हमारा एफटीए चल रहा है, चिली के साथ बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के साथ हमने एफटीए की बात की हुई है, जीसीसी के साथ बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू ना खाली एक्सपोर्ट बढ़ा रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट तो ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थ्रू बढ़ता ही है, शायद हमारा ये भी डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। जो ग्लोबल कंपनी हमने यहाँ बुला रहे हैं, उन कंपनी को हम ना खाली हम इंडियन मार्केट की ओर आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन हम वो चाह रहे हैं कि इंडिया को एक हब बनाए अपने ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के लिए। तो जब वो इंडिया को हब बनाना चाहती है, तो अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उनको वो एडवांटेज रहेगा। इसीलिए मैंने बोला है कि इंडिया के लिए बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ना खाली ट्रेड बढ़ाने के लिए बट ऑल्सो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। और हमें लगता है इस बार बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जैसे ही अनसर्टेनिटी टैरिफ खत्म होगी, इंडिया की तरफ आकर्षित होगा। बिल्कुल, बेहद अच्छी संभावनाएं इससे नजर आती हैं। अजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल ढुलाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जलमार्ग प्राधिकरण ने सफलतापूर्वक रिकॉर्ड स्तर पर 145.5 मिलियन टन कार्गो की आवाजाही की। वित्त वर्ष के दौरान परिचालन जलमार्गों की कुल संख्या 24 से बढ़कर 29 हो जाने के साथ ही माल की आवाजाही भी अब तक की सर्वाधिक रही है। पिछले 10 साल में कार्गो यातायात में तेज वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो यातायात वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 2025 के बीच 18.10 MMT से बढ़कर 145.5 MMT हो गया है, जिसमें 20.86% की
CAGR दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2025 में यातायात गतिविधि में वित्त वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष दर वर्ष 9.34% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष के दौरान उत्तर पश्चिमी राजमार्गों पर कुल माल ढुलाई में 5 वस्तुओं यानी कोयला, लौह अयस्क, आयरन और फाइन रेत और फ्लाई ऐश का योगदान 68% से अधिक रहा। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए कई सक्रिय नीतिगत उपाय और बुनियादी ढांचागत पहल की गई है। इसमें पिछले साल दिसंबर में शुरू की गई कार्गो प्रमोशन जलवाहक योजना की अहम भूमिका रही है। ये योजना जलमार्ग यात्रा पर होने वाले कुल वास्तविक परिचालन व्यय के 35% की सीमा तक कार्गो मालिकों और मूवर्स को प्रोत्साहित करके अन्य साधनों से IWT में कार्गो के मॉडल बदलाव को बढ़ावा देती है। इस योजना को और आगे बढ़ाने के लिए भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल के माध्यम से NW1, NW2 और NW16 पर अनुसूचित कार्गो सेवाओं को कार्यात्मक बनाया गया है। भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। ऐसे में भारतीय रेलवे ने 172 साल का सफर पूरा किया है। रेलवे को असली पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में ही मिली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे सुरक्षा, सुविधा, स्वच्छता, संवेदनशीलता और क्षमता को लेकर पूरी दुनिया में मशहूर है। खासतौर पर मोदी सरकार देश भर में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और विस्तार देने के लिए लगातार काम कर रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के रेलवे नेटवर्क में 34,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बने हैं, जो जर्मनी के रेलवे नेटवर्क से भी ज्यादा हैं। वहीं रेलवे में 2014 से 2024 के बीच नए ट्रैकों की औसत कमीशनिंग 8.54 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से रही है। इसके अलावा 2014 से अब तक हर साल औसतन 150 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई गई हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रेलवे के लिए कुल एक बड़ा आंकड़ा जो है वो रखा गया है। 2,65,200 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय इसके लिए निर्धारित किया गया है, जो वित्त वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान आवंटित 45,900 करोड़ रुपए की तुलना में काफी अधिक है। दूसरी तरफ रेल लाइनों का लगभग 100% विद्युतीकरण हुआ है, जो 2014 में मात्र 35% था। 2014 से 25 के दौरान प्रतिवर्ष औसतन 290 से अधिक रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया। वहीं रेल नेटवर्क की गति क्षमता की बात करें तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ 80,000 किलोमीटर तक विस्तार किया गया। भारत में रेलवे ट्रैक के नवीनीकरण पर 2014 से 2024 के बीच 1,10,000 करोड़ के करीब खर्च किए गए हैं। साथ ही आज़ादी के बाद 2014 तक भारत का रेलवे नेटवर्क में 125 अगर बात करते हैं, इस नेटवर्क में 125 किलोमीटर टनल थे, लेकिन 2014 के बाद से अभी तक 460 किलोमीटर नई टनल बन चुकी हैं। रेलवे के लिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति क्षमता के लिए 2014 से फरवरी 2025 तक लगभग 23,000 किलोमीटर ट्रैक का उन्नयन और सुधार किया गया है। जबकि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को बदलने की केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना पूरी गति से आगे बढ़ रही है। वहीं 28 फरवरी 2025 तक देश के 6,600 से अधिक स्टेशनों पर पूर्ण रेल पथ परिपथ की व्यवस्था की गई है। अगर बात की जाए रेलवे में सुरक्षा की तो 2013-14 में 39,463 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था, जबकि 2025-26 के बजट में रेल सुरक्षा के लिए 1,16,470 करोड़ का बजट रखा गया है। इस बीच 97 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का काम पूरा हो गया है और 257 नए टर्मिनल पर काम चल रहा है। भारतीय रेलवे ने आधुनिक यात्री डिब्बों, उन्नत सुरक्षा सुविधाओं और यात्री सुविधाओं के साथ देश की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन शुरू की। इन ट्रेनों की संख्या मात्र 6 वर्षों में 136 तक पहुंच गई है। इसने 24 राज्यों के 333 जिलों को कवर कर लिया है, जबकि हाई स्पीड बुलेट रेल के लिए समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण कार्य जारी है। भारतीय रेलवे को आज 172 साल हो गए हैं। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 172 वर्ष पहले भारत में रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई।
मुंबई में वो दिन ऐतिहासिक था। उस दिन वहां सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया था। उस दिन दोपहर 3:35 पर 21 तोपों की सलामी के साथ बोरीबंदर से ठाणे के लिए पहली बार 14 डिब्बों की एक ट्रेन रवाना हुई थी। उस पर सवार थे 400 आमंत्रित यात्री। इस ट्रेन को 3 इंजन खींच रहे थे, जिनके नाम थे सिंध, सुल्तान और साहब। उस ट्रेन ने 34 किलोमीटर का सफर 1 घंटा 15 मिनट में तय किया था। तब से लेकर आज तक भारतीय रेल देश सेवा में तत्पर है। आगे बढ़ते हैं। पेरू के लीमा में ISSF वर्ल्ड कप 2025 महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सुरुचि सिंह ने हमवतन और पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को हराकर स्वर्ण पदक जीता। मनु दूसरे स्थान पर रही और रजत पदक उन्होंने अपने नाम किया। इससे पहले सौरभ चौधरी ने कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। फाइनल में गोल्ड मेडल जीतने के लिए सुरुचि सिंह और मनु भाकर के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली और 18 साल की सुरुचि सिंह धाकड़ महिला शूटर मनु भाकर पर भारी पड़ी और 243.6 पॉइंट्स के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं मनु भाकर ने 242.3 के स्कोर के साथ रजत पदक हासिल कर लिया। और खेल की और खबरों के साथ गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ खास खेल की खबरों में आज? जैसे आपने बताया, ISSF वर्ल्ड कप में एक अच्छी शुरुआत जो है वो भारतीय निशानेबाजों को मिली है, लेकिन बात अब IPL की भी करेंगे, जहां पर इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दिल्ली में खेला जाएगा। दिल्ली की टीम ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें टीम को 4 में जीत और 1 में हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो टीम ने अब तक 6 मैच खेले हैं, जिसमें 4 में हार और सिर्फ 2 में टीम को जीत मिली है। ऐसे में प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को बनाए रखने के लिए राजस्थान रॉयल्स के लिए दिल्ली के खिलाफ जीत दर्ज करना बेहद जरूरी होगा। पिछले सीजन में दिल्ली और राजस्थान की टीम 2 बार भिड़ी थी, जिसमें दोनों को 1-1 में जीत मिली थी। दिल्ली को इस सीजन में एकमात्र हार मुंबई इंडियंस के हाथों दिल्ली में ही मिली थी। बात करते हैं भारोत्तोलक मीराबाई चानू की, जिन्होंने ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन संघ महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता S सतीश कुमार को उपाध्यक्ष चुना गया। इन दोनों का कार्यकाल 4 साल का होगा। मीराबाई चानू के नाम कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड और ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं। टोक्यो 2020 ओलंपिक में वो रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी थी। इससे पहले 2017 में उन्होंने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तो रमा, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत शुक्रिया गौरव तमाम खबरों के लिए। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।